हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर सेकेंड है बेटा, जिसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी। प्यारे बच्चों, इस पेपर में 5 में से 3 यूनिट तो एंडोक्राइनोलॉजी की है और इसकी लास्ट की 2 यूनिट्स बेटा इथोलॉजी यानी व्यवहारिकी की है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज जो है आपको ग्लैंड्स के बारे में और एंडोक्राइनोलॉजी की बेसिक जानकारी दूंगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को 1 या 2 बार देखना, काफ़ी नॉलेजेबल होगा। अच्छी क्वालिटी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आपको वीडियो ही बना रहा हूँ बेटा, तो आप इसको देखें, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी की। बेटा, आपके सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है पेपर के अंदर कि हु वाज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इस अंतःस्राविकी के फादर या इसके जनक किसे कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो जनक हैं उनका नाम है थॉमस एडिसन। अंतःस्राविकी के जो जनक हैं वो है थॉमस एडिसन। आप पुराने 5 या 10 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो उनमें आपको ये जरूर मिल जाएगा। इस बात को ध्यान से 1 या 2 बार ये क्वेश्चन जरूर पूछ रखा होगा कि अंतःस्राविकी का जनक कौन है बेटा? दैट इज द थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, ध्यान रखना। नाउ, अब अंतःस्राविकी या एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है? तो नाम में छिपा हुआ है बेटा कि विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और बेटा, इन एंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं वही एंडोक्राइनोलॉजी। अब क्या पढ़ते हैं सर? तो बेटा, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना पढ़ाई जाती है, स्ट्रक्चर की ये कैसी होती है, इनके क्या क्या कार्य हैं वो पढ़ाया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना कि वो कैसे बनी होती है बेटा, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसी को अंतःस्राविकी या एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अरे यस और नो बेटा, ये 2 बातें क्लियर हो गई कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है और दूसरी बेटा इसका जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। अब बेटाओं, कई बार बच्चे ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथियों को सुन तो लेते हैं बट उनकी भी चीज क्लियर नहीं होती। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल से वो चीज बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ लिखा ग्लैंड्स। ग्लैंड्स और ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं बेटा ग्रंथियां। और प्यारे बच्चों, इन ग्रंथियों को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 जो होती है पहली एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी इनको बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं बेटा। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां। और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब कई जगह क्या करते हैं जो शिक्षक हैं वो बेटा एक मिश्रित ग्रंथि को भी इसका प्रकार, बेटा वो प्रकार नहीं है। प्रकार जब पढ़ाए जाते हैं ना इनके, तो 4 अलग अलग आधारों पर इनके प्रकार पढ़ाए जाते हैं। संरचना के आधार पर, रचनात्मक जटिलता के आधार पर, स्रावी पदार्थ के आधार पर और स्त्रवण के आधार पर। तो वो जो मिश्रित है वो तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित किस वजह से कहते हैं? बिकॉज वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। तो मिश्रित ग्रंथियां भले ज्ञान से आर्टिकल उठाकर देख लो, उसमें ये 2 ही हैं। मिश्रित ग्रंथि का अलग से कोई डिवाइडेशन नहीं है बेटा। तो बहिःस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है बेटा, है ना। तो हमने अभी तक बेसिक क्या पढ़ा कि ग्लैंड्स के 2 टाइप होते हैं। एक्सोक्राइन मतलब बहिःस्रावी, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी। और अंतःस्राविकी के जनक है थॉमस एडिसन। जैसा कि मैंने शुरू में आपके पेपर का नाम एंडोक्राइनोलॉजी लिखा है, तो आपके बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड की डिटेल जाता है और आपको अच्छे से इन्हीं को पढ़ना है बेटा। सिलेबस के अंदर बीएससी सेकंड ईयर में जिन जिन यूनिवर्सिटीज में ये पेपर लगता है वहां पर सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजी की डिटेल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रंथियां क्या है तो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन्होंने सीधा सा रट रखा है कि
बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम रिलीज करती है, अंतस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रिलीज करती है। अरे बाबा मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती क्या है। तो प्यारे बच्चों मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, इस वीडियो को रोककर ये बात जान लो कि या तो कोई कोशिका हो सकती है या फिर कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थों को स्रावित करता है वही ग्रंथियां कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, या तो एक अकेली कोशिका हो सकती है, क्या कोशिकाओं का गुच्छा कुछ ना कुछ स्रावित कर रहा है जिससे कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है, वो ग्रंथियां या ग्लैंड्स कहलाती हैं। सोचो जैसे बेटा पानी रिसकर आता है ना, वैसे ग्रंथियों से अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ रिलीज होते हैं। ये अकेली भी हो सकती है, एक कोशिका भी हो सकती है, और बेटा कोशिकाओं का गुच्छा भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा जान लो, कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थों को स्रावित करता है उसे ग्रंथि या ग्लैंड्स कहा जाता है। और ग्लैंड्स को मेजॉरिटी में दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड और सेकंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको इनको डिटेल से पढ़ा सकूं। बेटा देखो, सबसे पहले बात करते हैं दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं मिशन को भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। इसको बोलते हैं प्रणाल ग्रंथि। क्यों कहते हैं सब बता दूंगा साहब। प्रणाल ग्रंथि इसको कहते हैं डक्ट ग्लैंड। ठीक है साहब, क्यों कहते हैं प्रणाल ग्रंथि, क्यों कहते हैं डक्ट ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, सारी बात समझाता हूं। ये मैंने बनाई बेटा उपकला कोशिका। उपकला कोशिका को कहते हैं एपिथेलियम सेल। ठीक है साहब, इन उपकला कोशिकाओं के ऊपर बनेंगे फोल्ड या बलन, तो इनके ऊपर बन गए फोल्ड या बलन। उपकला कोशिका, एपिथेलियम सेल और इसके ऊपर बना फोल्ड या बलन। और ये फोल्ड या बलन जब वृद्धि करेगा तो इसी से बेटा फिर बन जाएगी ये ग्लैंड। तो आई थिंक ये देखो इधर ध्यान से, ये कंडीशन बन गई, ये लो साहब। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनी ये तो ग्रंथि बन गई। इसमें नली बनती है बेटा, नली या नाल, इस वजह से इसको प्रणाल ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि बेटा इनमें नलिकाएं पाई जाती है, इस वजह से इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां, अरे यस और नो। और प्यारे बच्चों, जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो एंजाइमों को रिलीज करती है, यानी एंजाइमों का स्राव करती है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कोई सा भी नाम दे सकती है यूनिवर्सिटी, आपसे पूछ के नहीं देती बेटा। एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि, प्रणाल ग्रंथि, डक्ट ग्लैंड या नलिका युक्त ग्रंथि। इनका उत्पत्ति जो है, इनका ओरिजिन एपिथेलियम सेल से होगा। इसके ऊपर फोल्ड बनेगा वलन, और इसी वलन से ये ग्रंथि बन रही। क्या आपको नली दिख रही है, नलिका? यस, इस वजह से इसको नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो भी अपने पदार्थ छोड़ेगी वो इस नलिका के द्वारा छोड़ेगी। सर ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो बहिस्रावी है या एंजाइमों को छोड़ती है? लो आ जाओ साहब। एक तो लार ग्रंथि, जिससे लार निकलती है, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है बेटा। दूसरा आंत्रीय ग्रंथियां, आंत्रीय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आई बात समझ में? तो लार ग्रंथि, आंतरिक ग्रंथियां, अरे यस और नो। तो इनके अंदर बेटा जो भी इनसे स्रावित होगा उसमें एंजाइम पाई जाएगी, तो वो तो कहलाएंगी बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड या नलिका युक्त, चूंकि ये एंजाइम को सिक्रीट करती है। मैं 50 एंजाइम 50 एग्जाम्पल लिखा हूं आपको, एक या दो लिखा हूं, एक ही बात है क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे एक को।
आदि ग्रंथियों को भी एक मैं आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स मेंटेन कर लो। इसके 20 नाम जो मैंने आपको जितने भी बताया वो ढंग से समझ लो। अरे ये सुनो पूरी डिटेल के साथ। अब अपन डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। सेकंड वाली जो है बेटा दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इनको बोलेंगे बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, उनको डक्ट बोला था, इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं बेटा। अच्छा, मतलब वो प्रणाल थी तो ये अप्रणाल होगी ना सर? यस बेटा, ये अप्रणाल होगी, अप्रणाल ग्रंथियां। अरे बेटा इनमें नलिका, इनको ही बोलेंगे नलिका विहीन ग्रंथियां। कैसे बोला गुरुजी? समझाओ तो सही। इधर देखो, ये लो साहब, ये बनाई मैंने एपिथेलियम सेल, उपकला कोशिका। ठीक है सर, ये तो आपने पहले भी बनाई थी। अब बेटा इस एपिथेलियम सेल के ऊपर फोल्ड बनेगा वलन। सर ये तो पहले भी बना था, लेकिन बेटा पहले वलन नलिका से जुड़ा था, अब ये अलग हो गया। इधर देखो तीसरी स्टेप में ये उपकला कोशिका और ये यहाँ से फोल्ड अलग होकर इधर अलग आ गया। और ये जो ग्रंथि बनी ये बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इसमें कोई नलिका नहीं दिख रही, वो फोल्ड उससे अलग हो गया। पहले वाली में नली बन रही थी, नली, तो उनको नलिका युक्त बोला था, इनको नलिका विहीन बोलते हैं बेटा। अच्छा, उन्होंने सर एंजाइम रिलीज किया था, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स छोड़ती है बेटा, हार्मोन्स। ठीक है, तो अगर आपके ज्यादातर प्रश्न नहीं आता है आधे नंबर पे या 2.5 नंबर पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस लिखो, तो मैंने आपको उतनी डिटेल से चित्र वगैरह सब कुछ बनाए क्योंकि जरूरी है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। आपने सुना भी होगा थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन रिलीज होता है, यस और नो। पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। और भी होते 7-8 हार्मोन को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट शानदार लगे तो कमेंट करना, मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा बेटा इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ फ्लो है, ठीक है सर। इसके एग्जांपल बताओ, बहुत सारे बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि इसका उदाहरण है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। गले में होती है, घेंगा रोग सुना है ना, वो थायराइड से रिलेटेड ही होता है बेटा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके अलावा दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, खूब सारी होती है, मैं बता दूं ना आपको। ऊपर से अगर चालू करूं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, किडनी, सर किडनी, यस किडनी भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है बेटा। वृषण, टेस्टिस, सर वृषण भी, हाँ, अरे वृषण से भी तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अंडाशय, ओवेरी, ओवेरी से भी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है बेटा। हो तो कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बेटा। क्लियर? आज के लेक्चर में एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन, उसके जनक, ग्लैंड्स की डेफिनेशन और 2 टाइप। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं और इसका वर्गीकरण भी पढ़ाऊंगा फ्लोचार्ट पूरी डिटेल के साथ। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।